वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। इधर आकाश और संध्या शिव मंदिर जाकर दर्शन करके घर लौटते हैं। वो दोनों साथ में प्रसाद लेकर आते हैं। साधना, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। काव्या, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं और आकाश जी शिव मंदिर गए थे, वहाँ से सबके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। ये लो, तुम भी खाओ। शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। लो, प्रसाद लो। मैं ये प्रसाद खाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों काव्या? ये तो भगवान भोलेनाथ की प्रसाद है। तुम प्रसाद लेने से मना क्यों कर रही हो? लो ना। दीदी, मैं आपको कहा ना कि मैं प्रसाद खाना नहीं चाहती। आप क्यों हमेशा अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर थोपती रहती हो? मैं आपके भाई नहीं हूँ जो आपकी हर बात मान के चलूं। और ऐसे भी आपके हाथ से प्रसाद खाने से प्रसाद भी जहर में बदल जाएगा। काव्या, ये तू क्या कह रही है? मैं जो बोल रही हूँ वो सही तो बोल रही हूँ। आप एक बांझ हो और मैं नहीं चाहती एक बांझ का साया मेरे बच्चे के ऊपर पड़े। आप तो कभी माँ नहीं बन पाए। आप क्या जाने एक माँ के लिए उसकी बच्चा क्या होता है। उसकी बच्चे की बुरी नजर से बचाना एक माँ के लिए कितनी जरूरत होती है। इसलिए आप मुझसे दूर रहिए। मैं नहीं चाहती आपकी बुरी साया मेरे बच्चे के ऊपर पड़े और उसका कुछ बुरा हो। काव्या, ये तू क्या कह रही है? मैं बांझ नहीं हूँ। रोहित और अमर क्या मेरे बेटे जैसे नहीं है? खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और बोल रही हो कि रोहित और अमर मेरे बेटे जैसे हैं। काव्या, मुंह संभल कर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। बंद कीजिए अपना ये ऊंची आवाज, अपना ये गुस्सा अपने सालों के ऊपर दिखाना, मुझ पर नहीं। और ऐसे भी मैंने क्या गलत कह दिया? बांझ को बांझ ही तो कहा। इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? एक घर मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से आप दोनों रहना, वरना आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। साधना, चलो इस घर से, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद आकाश और साधना वहाँ से चले जाते हैं। काव्या, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने साधना जैसी देवी को बांझ कहा। ये बोलने से पहले तेरी जुबान लड़खड़ाए नहीं। मुझे खुद के ऊपर तरस आ रही है कि मैं तुझ जैसी नागिन को पैदा किया। माँ, तू चुप रह। मैं आज चुप नहीं रहूंगी। मैं इस घर से जा रही हूँ। जिस घर में आकाश और साधना जैसी देवता नहीं रहे, उस घर में मैं रहकर क्या करूं? इतना कहकर काव्या की माँ भी घर से चली जाती है। काव्या की बातें साधना को बहुत चुभती है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। साधना, क्या हुआ? यहाँ बैठो। मुझे माफ कर दीजिए आकाश जी। मैं आपको कुछ दे नहीं पाई। मेरी भाइयों की वजह से मैंने आपको एक बच्चा तक दे नहीं पाई। नहीं साधना, ऐसे मत कहो। तुमसे शादी करके मैंने सब कुछ पा लिया है। बच्चा ना करने का फैसला मेरा था, तुम्हारा नहीं। और ऐसे भी मैंने हमेशा से रोहित और अमर को मेरा बेटा ही माना है। मुझे और कोई बच्चे की कभी जरूरत नहीं थी। इसलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से प्यार था और हमेशा रहेगा। उसके बाद साधना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। साधना को ऐसी हालत में देखकर आकाश घबरा जाते हैं और वो वहाँ से जाते हुए गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकता। तभी अमर और संध्या नई कार में वहाँ से गुजरते हैं। तब वो आकाश को देखकर कार रोकते हैं। जीजू, आप यहाँ? अमर, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। देखना, तेरी दीदी बेहोश हो गई है। चल, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हाँ, चलिए जीजू। उसके बाद अमर, आकाश और संध्या साधना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर रोहित साधना और आकाश के लिए एक गिफ्ट लेकर घर आता है। दीदी, जीजाजी, आप दोनों कहाँ आए? वो दोनों यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो वो दोनों कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं,
वो दोनों इस घर से चले गए हैं। चले गए हैं? तुमने ही उन्हें कुछ कहा होगा, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। बोलो, तुमने दीदी और जीजाजी को क्या कहा? हाँ, मैंने उन्हें बांझ कहा और इस घर से निकल जाने के लिए बोला। ये बात सुनकर रोहित गुस्से में आकर काव्या को एक चांटा मारता है। मेरी दीदी को बांझ कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी दीदी नहीं है, मेरी माँ है वो। और तुमने मेरी माँ को गाली दी। तुम्हें यहाँ अकेले राज करने का था ना, तो रहो अकेले। मैं भी इस घर से जा रहा हूँ। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। नहीं रोहित, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब अमर का कॉल आता है। भैया, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, दीदी अब आईसीयू में है। हाँ अमर, मैं अभी वहाँ आता हूँ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना काव्या, अगर मेरी दीदी को तुम्हारी बातें सुनकर कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। देखिए ना भैया, दीदी को क्या हो गया? दीदी को कुछ नहीं होगा अमर, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तभी डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। देखिए, पेशेंट की हालत अब बहुत बिगड़ती जा रही है। हमें उनकी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, इसलिए आप इस फॉर्म में साइन कर दीजिए। डॉक्टर के कहने पर आकाश फॉर्म में साइन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर तुरंत साधना की ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सब मन ही मन भगवान को पुकार रहे थे। पूरे 4 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोले, मिस्टर आकाश, साधना जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उन्हें 1 घंटे के बाद केबिन में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उन्हें देख सकते हैं। ऑपरेशन के 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन साधना को अभी तक होश नहीं आई थी। डॉक्टर, ऑपरेशन को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन दीदी को अभी तक होश क्यों नहीं आई है? इस बात से हम भी हैरान हैं मिस्टर अमर। अभी तक तो साधना जी का होश आ जाना चाहिए था, इसलिए हमने उनका एक सीटी स्कैन करवाया है। रिपोर्ट अभी आती ही होगी। साधना जी का रिपोर्ट। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं। ओह नो, साधना जी अब कोमा में जा चुकी है। नहीं डॉक्टर, आप दीदी को ठीक कर दीजिए प्लीज। मेरी दीदी कोमा में नहीं जा सकती। देखिए, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ना मैं उस काव्या से शादी करता, ना ही आपके साथ ये सब होता। आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन आप हम पर नाराज मत होइए दीदी। उठिए ना दीदी, अपनी आंखें खोलिए ना दीदी, प्लीज। दीदी, आंखें खोलिए दीदी। आप अगर ऐसे सोए रहेंगे तो हम दोनों भाइयों का कौन देखभाल करेगा? कौन हमें माँ का प्यार देगा? गलती होने पर कौन हमें माँ जैसा डांटेगा? आप तो हमेशा कहते हो कि हम दोनों आपके बेटे हैं, तो क्या आप अपने बेटों का कहना नहीं मानोगी? उठ जाइए ना दीदी, अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए दीदी। अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हम दोनों भाई भी जिंदा नहीं रहेंगे दीदी। हम दोनों भाई अपना जान दे देंगे, हम मर जाएंगे दीदी। इतना कहकर रोहित और अमर फुट फुट कर रोने लगते हैं। उनका रोता हुआ आवाज साधना की कानों में गूंजता है और कुछ देर में साधना को होश आता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आकर उसे चेक करते हैं। इट्स जस्ट मिराकल। मेरी 20 साल की कैरियर में मैंने ऐसा पहली बार केस देखा है कि एक कोमा में गया हुआ पेशेंट इतनी जल्दी होश में आ गया है। एक मिराकल नहीं तो क्या है, मानना पड़ेगा भाई बहन के प्यार को। ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधना जी अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अब आप बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप सब कल फिर से मिल सकते हैं। उसके अगले दिन सब साधना की केबिन में थे। तब काव्या वहां आती है। उसे देखकर रोहित गुस्सा हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम फिर से मेरी दीदी का जान लेना चाहती हो? चले जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे अभी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो रोहित। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ऐसी बातें नहीं कहना था। आप ही रोहित और अमर की माँ हो और वो दोनों आपकी ही बेटे हैं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है दीदी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। जीजा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। काव्या, रो मत। मैं तुझ पर नाराज नहीं हूँ।
मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। और रोहित, तू भी काव्या को माफ कर दे, वो अब बदल चुकी है। साधना के कहने पर रोहित काव्या को माफ कर देता है। दीदी, जीजाजी, वो घर आप दोनों का है, इसलिए दीदी पूरी तरह से ठीक होने के बाद आप फिर से घर चलिए। वो घर आप दोनों की राह देख रही है। साधना पूरी तरह से ठीक होने के बाद रोहित और अमर साधना और आकाश को घर लेकर जाते हैं। उसके बाद सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं।